हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस IC01 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल, फाइनेंशियल, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ एक्चुअल लॉसेस के बारे में और कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसको मैनेज करना है, कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स जानेंगे और उसको कैसे रिड्यूस करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि हम इसमें रिस्क का मीनिंग जानेंगे, कितनी तरह का होता है रिस्क वो देखेंगे, और साथ ही के साथ रिस्क को एनालाइज कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है उसकी टेक्निक्स के बारे में भी सीखेंगे। और साथ थर्ड हमारा रहेगा कि हम इंडिविजुअल पर रिस्क रिटेंशन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है पैरल। पैरल क्या है? पैरल इज़ अ कॉज ऑफ लॉस। जो लॉस है, जो डैमेज है, उसका कारण पैरल, उसको पैरल कहते हैं। ये कारण कुछ भी हो सकता है जो डैमेज करता है, उसको पैरल कहा जाता है। एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज़ पैरल। जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है वो, लैंडस्लाइड, अगर पहाड़ों में जैसे ज़मीन अंदर धंस जाती है या पहाड़ गिर जाता है तो लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। अभी लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, लाइफ अनसर्टन है। अभी किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है किसी अनफॉर्चुनेट कारण के कारण, या कुछ हमारी लाइफ दौरान कुछ घटना वापर सकती है ना। और हमारे एसेट्स हैं जैसे कार, घर या मकान या फैक्ट्री या हमारा बिजनेस, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या काम करना बंद कर सकता है किसी एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरी लाइफ के लिए तो एसेट्स को इंश्योर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस का क्या काम है? अभी इंश्योरेंस एसेट को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है, और ना ही इसको जो पैरल के द्वारा लॉस होने वाले हैं उसको प्रिवेंट भी नहीं करती। ठीक है, तो पैरल को उसके इंश्योरेंस के द्वारा अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। तो इंश्योरेंस क्या करती है? इंश्योरेंस का क्या काम है? इंश्योरेंस ओनली ट्राइज, वो कोशिश करती है कि जो इम्पैक्ट है ओनर या बेनिफिशियर के ऊपर, उसके एसेट का लॉस हुआ है, उसके इम्पैक्ट को, फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करती है। अभी इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदे ने ऑफिस के लिए फायर इंश्योरेंस बाय की है। ठीक है, तो फायर यहाँ पे पैरल है, फायर आग है, यहाँ पे एक पैरल है। ठीक है, तो अभी जब उसने फायर की इंश्योरेंस ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आग लगने से रोकेगी इंश्योरेंस। आग लगने के रोकने के लिए वो ऑफिस में स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल कर सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर सकता है जगह जगह ऑफिस में। और इसको इंश्योरेंस क्या करती है? इंश्योरेंस सिर्फ कंपनसेट करती है। अगर सपोज़ ऑफिस में आग लग जाती है तो उससे होने वाले लॉस को उसको कंपनसेट करती है, उसको मुआवजा देती है, और जो बंदे का ऑफिस जिस पोजीशन पे था उसको सेम पोजीशन पे लेके आती है। अभी इंश्योरेंस कंपनसेट क्या करती है? सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस को या फाइनेंशियल लॉसेस को। ये नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जो मॉनिटरी टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता उसको नहीं कंपनसेट नहीं करती। जैसे डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी की अगर डेथ हो जाती है। अभी नॉन इकोनॉमिक लॉसेस क्या है? नॉन इकोनॉमिक लॉसेस हैं लव हो गया, प्यार हो गया, अफेक्शन हो गया, फैमिली के रिगार्डिंग सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स, ठीक है, क्रिएटिविटी बंदे की, इसको मॉनिटरी टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता। तुम्हारा नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्क। पैरल अलग अलग होते हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी मींस पैरल जो कारण है डैमेज का वो कितनी बार हुआ, जैसे फ्लड कितनी बार आया, इंटेंसिटी कितनी मात्रा में आया, वो पैरल। ठीक है, पैरल कुछ भी है जैसे फायर, आग लगी, कितनी बार लगी और कितनी मात्रा में जैसे होता है। ठीक है, और इफ़ सच पैरल कैन कॉज डैमेज टू एसेट, वी कैन से एसेट इज़ एक्सपोज्ड टू रिस्क। अभी पैरल की वजह से किसी एसेट को नुकसान पहुंचा या लॉस हुआ, ठीक है, तो हम कहेंगे वो एसेट को रिस्क है। अभी रिस्क की डेफिनेशन देखेंगे। रिस्क इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम।
कुछ भी वो जो एक्सपेक्टेशन से परे है, जो जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो अगर होता है तो उसका उस समझेंगे कि वहाँ पे रिस्क है। इफ़ देर इज़ अ चांस दैट आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, अगर कुछ ऐसा होता है कि हमने कुछ एक्सपेक्ट किया और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ पे कहेंगे देर। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दी हुई है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे घर को, तो वहाँ पे टिडल वेव्स का उनको डर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उसको रिस्क नहीं है। तो उनको रिस्क क्या है वहाँ पे? लैंडस्लाइड का, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो सकता है। सिमिलरली जो लोग सी शोर में रहते हैं, जो समुद्र के पास रहते हैं, उनको टिडल वेव का ज़्यादा डर होता है, ठीक है, उनको लैंडस्लाइड का नहीं होता। बट देर आर सर्टेनली मोर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ टिडल वेव्स, ठीक है, जो सी शोर वाले उनको टिडल वेव्स का ज़्यादा डर होएगा। अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क की क्लासिफिकेशन की रिस्क कितने तरह की होती है। तो ये ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो पहला है हमारा कैटास्ट्रोफिक एंड इंपॉर्टेंट रिस्क। कैटास्ट्रोफिक क्या रिस्क है? जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो नंबर ऑफ क्लेम या अमाउंट ऑफ क्लेम बढ़ा देता है, ठीक है। और कैटास्ट्रोफिक रिस्क को हम दूसरी तरह समझेंगे कि वो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा होता है कि वो ओनर को या इंश्योरेंस कंपनी को भी बैंक करप्ट कर सकता है, बैंक करप्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल है जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, काफ़ी जानों को इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इंश्योरर को भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर काफ़ी क्लेम बढ़ जाते हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो वो भी ऑब्वियस उनको इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रिस्क क्या है? इम्पोर्टेंट रिस्क है जब फैमिली या बिजनेस अपसेट हो जाता है, ठीक है, उसका कोई नुकसान हो जाता है और उसको काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने में, तो वो हमारा है इम्पोर्टेंट रिस्क। और आगे हम देखेंगे इसकी सेकंड टाइप है, ये है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? जिसको मॉनिटरी टर्म में मेज़र किया जाए, वो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल लॉसेस क्या है? रिस्क क्या है कि जिसको मॉनिटरी टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता, वो हमारे हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क्स। तो आगे है हमारा डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्क। तो डायनेमिक रिस्क वो हैं जब इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, बिग चेंजेस होता है, जैसे प्राइस का लेवल, जैसे पेट्रोल का लेवल बढ़ा कम हुआ, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाना, फैशन चेंज हो जाना, ठीक है, या कुछ ऐसे। और स्टैटिक रिस्क वो हैं जब लॉसेस होते हैं जब कोई इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और सेम एग्जांपल्स तो वही हैं, कंज्यूमर टेस्ट वगैरह, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है एक, ही स्टैटिक रिस्क कैन बी स्मॉल फायर और अ थेफ्ट इन वन पर्टिकुलर हाउस। एक घर में या तो फायर लग जाना स्मॉल, या चोरी हो जाना। नेक्स्ट है हमारा प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या है? जो किसी आदमी के कंट्रोल में होता है, उसे स्पेक्यूलेटिव रिस्क बोलते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क की एग्जांपल्स है रेसिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग। अगर कोई आदमी शर्त लगाता है लॉटरी में या हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाता है, वो जीत भी सकता है और हार भी सकता है मनी को, ठीक है, तो हम वहाँ पे कहेंगे उसको स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। और दूसरी तरफ प्योर रिस्क वो हैं जो किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, वो हमारे होंगे प्योर रिस्क। जैसे प्योर रिस्क के एग्जांपल्स है अर्थक्वेक, थेफ्ट, डेथ ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क हैं जिसमें ज़्यादा काफ़ी सारे लोग एक साथ अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो हमारा फंडामेंटल रिस्क है। जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसमें कितने सारे लॉट ऑफ पर्सन्स आर अफेक्टेड, ठीक है। और पर्टिकुलर रिस्क वो है जिसमें स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, अफेक्ट होता है। जैसे एक घर में चोरी होगी, ठीक है, उसके ओनर को इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरे लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पड़ेगा, वो हमारा पर्टिकुलर रिस्क है। और जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस में
जो बिजनेस है वो सिर्फ पर्टिकुलर रिस्क में डील करता है। बट कभी कभार नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है, तो वो उसमें भी इन्वॉल्व होता है। एक बार फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन और रिस्क पूरी एक बार फिर रिवाइज करेंगे कितनी तरह के हैं। तो टोटल रिस्क 5 तरह के हैं। पहला है हमारा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्क, प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। नेक्स्ट है हमारा हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स क्या है? हैज़र्ड एक कंडीशन है जो लॉस के चांसेस को बढ़ा देती है, उसे हैज़र्ड्स कहते हैं। एक तरीके से और कहेंगे कि जो पैरेलल को एक्सेलरेट करती है, जैसे बढ़ाती है, उसे हैज़र्ड्स कहते हैं। अभी एक फैक्ट्री में एक एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे आग लगी, तो जो एक्सप्लोसिव है वो उसको आग को स्प्रेड करेगा और जो फायर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव है वो हमारा हैज़र्ड है। तुम्हारा नेक्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो पहले हम करेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम होता है? उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है, या कम से कम ट्राई करता है कि उसको एटलीस्ट रिड्यूस कर दे रिस्क को। अभी रिस्क पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो वो अनसर्टी है, पता नहीं है वो क्या हो सकता है, ठीक है। इसको मेजर सिर्फ लॉस के द्वारा किया जाता है रिस्क को, जब कोई स्ट्राइक करती है। अभी एक्चुअल लॉस है जो, वो ज़ीरो भी हो सकता है और टोटल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जो जिसकी हमने इंश्योरेंस करवाई है उसका, ठीक है, वो ज़ीरो भी हो सकता है और टोटल लॉस भी हो सकता है। अभी जो एक्चुअल लॉस है उसमें कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं? वो होता है रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रीइंस्टेटमेंट, और जब तक रिपेयर नहीं होती तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी उसमें होते हैं, और रिप्लेसमेंट और रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। अभी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस कौन से हैं? तो पहले एक्सपेंसेस ऑफ क्लीनिंग अप एंड रिमूवल ऑफ द डेब्रीज, जो भी उसको कचरा वगैरह इकट्ठा करने में, साफ़ सफाई करने में लगा, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस हैं। लॉस ऑफ रेंट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अंटिल नॉर्मेंसी इज़ रिस्टोर्ड। अब किसी का नुकसान हो गया, जब तक वो उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो उसका रेंट, उसका जो रेवेन्यू आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, वो जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता तो वो भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस में आता है। पॉसिबिलिटी लाइबिलिटी लॉसेस फॉर द थर्ड पार्टी इंजरी, ठीक है। अभी लॉसेस हैं, हमने जो पीछे पढ़ा, तो एक्चुअल लॉस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रीइंस्टेटमेंट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, ठीक है। ये सारे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस आगे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लॉस जो है हमारा, वो उसको हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कहते हैं, MPL मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है। और MPL मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मल्टीप्लाई टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैरेलल स्ट्राइक। जब भी कोई पैरेलल स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस, MPL इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरेलल स्ट्राइक इज इक्वल टू MPL प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। अब रिस्क मैनेजमेंट में वो तभी स्टार्ट होता है, मतलब इसका काम ही यही है कि आइडेंटिफिकेशन करना और एनालिसिस करना। अभी इसके लिए आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस के लिए तो MPL और PML, ये 2 फैक्टर बहुत ही ज़रूरी हैं जो उसको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में और एनालिसिस करने में रिस्क को। और एक थर्ड फैक्टर और भी है जिसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, वो है क्रेडिबिलिटी, भरोसेयोग्यता, ठीक है। किस पर? डाटा पर। जो डाटा गिवन है हमारा, जो भी डाटा गिवन है, जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, वो कितना सही है कितना गलत है, वो भी फैक्टर डिपेंड करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और एनालाइज करने में। नेक्स्ट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स, ठीक है। तो देयर आर 4 वेज टू मैनेज रिस्क। जो मैनेज करने के लिए यहाँ पे 4 वेज हैं, 4 वेज ये हैं। तो पहले रिस्क हो गया हमारा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड असेस करना, ठीक है, उसको चेक करना हमारा, जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो मैनेजिंग के 4 वे कौन से हैं? पहला है प्रिवेंट या अवॉइड। मानो हमने इंश्योरेंस
नहीं करवाई और हम किसी आपस में हमने अपना बैंक बैलेंस इतना रखा है तो हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी कि खुद भी अगर लॉस होएगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, या उसको अवॉइड करना कि मैंने तो करवानी नहीं है भाई। और नेक्स्ट है रिड्यूस। सपोज़ ऑफिस में फायर का ख़तरा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि वहाँ पे स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, और जब भी आग लगती है या स्मोक डिटेक्टर तो वो उसको डिटेक्ट करके वहाँ पे पानी स्प्रिंकलर कर देंगे, ठीक है, या फायरिंग एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दिया, तो हमने वहाँ पे उसको रिस्क को रिड्यूस कर दिया। या रिटेन होता है कि हमने इंश्योरेंस ही नहीं करवाई, हम जो भी रिस्क आएगा तो हमने अपने ऊपर रख लिया, तो वो होता है हमारा रिटेन। ट्रांसफ़र वो होता है जब हम अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि हमने अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी पर। तो नेक्स्ट हम करेंगे रिडक्शन टेक्निक्स, लॉस रिडक्शन टेक्निक्स। तो लॉस सम एक हैजिंग है। हैज इज़ ए टेक्निकल टर्म, कहते हैं कि जो रिस्क को स्प्रेड कर देना, जिनको जिस जिस चीज़ का रिस्क है उसमें आपस में उसको स्प्रेड करने को हम हैजिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल में कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से वहाँ पे रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, वो है अर्ली डिटेक्शन सिस्टम। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम वो होते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला तो बता देते हैं कि हाँ जी अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द डेंजरस सिचुएशन थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेशन, रेगुलर ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स टू टेस्ट रेडीनेस ऑफ द पीपल एंड द सिस्टम ऑफ द मीट द एक्सीडेंट। अगर मॉक ड्रिल्स होती हैं कि वहाँ पे अभ्यास करवाया जाता है कि अर्थक्वेक आएगा तो उनके एम्प्लॉय, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉई हैं तो वो एकदम से कैसे बाहर जाएंगे, ठीक है। बट ये भी नोटिस किया जाता है कि ये डिटेक्शन सिस्टम लगाने तो ज़रूरी है, ठीक है, बट अगर उसको मेंटेन ही नहीं किया तो उसकी फिर हम जब लोड पड़ती है तो वो ज़रूरत में काम में नहीं आते। अभी लॉस रिडक्शन टेक्निक्स है सेपरेशन, तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ का सेम रिस्क है जिस भी चीज़ पे उसको सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री, ठीक है, मेरी इन्वेंट्री फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट एक इन्वेंट्री को इन्वेंट्री मीन्स कुछ सामान, ठीक है, जो हमने रखा था स्टोर करके, तो वो उसको डबल अलग अलग जगह पे रख दिया। सपोज़ एक जगह पे आग लग जाती है तो हमारा 3 स्टॉक रहेगा फिर भी, तो वहाँ पे इन्वेंट्री हमने डिफरेंट पे रख दी। और कीप अवे फ्रॉम, साइन बोर्ड लगाना, इंस्ट्रक्शन लगाना कि यहाँ पे आग का खतरा है, ठीक है, तो कीप अवे फ्रॉम, दूर रहो यहाँ से। तो नेक्स्ट है, अगर हम गुड्स है उसको कैरी कर रहे हैं तो सेपरेट कार्गो में कैरी करना, ठीक है, वो इग्नाइट भी हो सकता है, कॉन्टामिनेट भी हो सकता है, इसलिए उसको अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया। डुप्लीकेशन वो है कि हमने बैकअप रखा, कॉपीज रखी कि हमने एक उसमें उसका बैकअप बना के रख लिया, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इंटरप्ट नहीं होएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि हम रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं अलग अलग एरिया में, ठीक है। सपोज़ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं सपोज़ बना रहा हूँ अभी साबुन, ठीक है, और फ्यूचर में अगर मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ साबुन वाला तो वो फ्यूचर में पॉसिबल है कि शायद ना चले, या एक उसमें कुछ भी रिस्क आ जाए तो हमारा वो हो सकता है कि वहाँ पे लॉस हो जाए। तो अभी इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि एक साबुन बना लिया, एक शैम्पू बना लिया, ठीक है, और कुछ एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ मुझे लॉस के चांसेस कम रहेंगे। तो मैंने अपना रिस्क क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है, इसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स क्या है, अगर सेम पार्टी से जिसको सेम रिस्क है वो एक आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर किसी का कुछ लॉस होएगा तो मैं कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें उसको इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स कहते हैं। हेजिंग हमने पढ़ लिया। तो हमारी लास्ट आउटकम है अंडरस्टैंड रिस्क रिटेंशन फॉर इंडिविजुअल्स। अभी रिस्क मैनेजमेंट वो बिजनेस के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है, बट ये प्रिंसिपल इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है, ठीक है, और सिंपली में इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जब इंडिविजुअल की बात आती है। अगर हम एग्जांपल लें इसकी, तो इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑप्शंस की,
और उसके पास इंश्योरेंस है या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, और उसका रिस्क भी कम नहीं होता। तो वहाँ पे उसका लॉस जो रिस्क है वो गायब नहीं हो सकता, वो डिसअपीयर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम उस पर भी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है इंडिविजुअल के केस में भी। हम थ्योरी पढ़ भी लेते हैं, पर फिर भी होता है कि कुछ क्वेश्चन चाहिए जिसकी हम प्रेपरेशन करें और जो एग्ज़ाम में आते हो, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बुकलेट तैयार की है। ये चैप्टर वाइज भी है और एक बुक भी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज आप बाय करोगे तो आपको लेस दैन 20 रुपीज़ भी की पड़ेगी ऑलमोस्ट एक चैप्टर, और अगर बुक बाय करोगे तो उसका रेट आगे नीचे दिया हुआ है।